हाँ, नमस्कार दोस्तों। चलिए आज की इस चर्चा के अंदर फिर से आप तमाम साथियों का स्वागत करते रहो। आपको मालूम है कि ये जो चर्चा का जो विषय हमारी जो सीरीज थर्ड या चर्चा का भाग थर्ड के अंदर जो हम कॉन्सेप्ट टॉक के ऊपर बात कर रहे हो, हमारा जो कॉन्सेप्ट टॉक है वो सी ए 2019 एनआरसी और एनपीआर के ऊपर हम बात कर रहे हैं। एनसीआर एनपीआर और सीए के ऊपर इससे पहले हमने 3 वीडियो के अंदर इसके ऊपर विस्तार से चर्चा कर ली है और हमने प्रारंभिक पृष्ठभूमि से या पहले की बैकग्राउंड हिस्ट्री को समझते हुए बहुत ही छोटी छोटी बातों को कवर करने की कोशिश की है, ताकि लास्ट तक जितनी भी हमारी इसके ऊपर सीरीज बनेगी सीए के ऊपर, जो हमारी हर तरह की जो समझ है वो हमारी बेहतर समझ हो सके और एक यूपीएससी स्टूडेंट का जो यूपीएससी का जो एस्पिरेंट्स है, जो स्टूडेंट है, उसकी जो समझ है सीए के ऊपर क्या करेक्ट समझ बने, वह किसी के बहकावे में ना आए, बल्कि उसे तथ्यों के बारे में उसे जानकारी हो और उसे इस बात की जानकारी हो कि हमारे देश के अंदर क्या जो सीए कानून है या एनआरसी पहली बार 1991 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने असम के अंदर करवाई थी, बल्कि बात करवाई जरूर थी परंतु उसको पब्लिक डोमेन के अंदर नहीं रखा जाता, बल्कि उसकी पब्लिश नहीं करवाया जाता। 2019 के अंदर जो सीए लाया गया, जिस सीए के अंदर क्या है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो 6 धर्मों के जो लोग हैं, मतलब गैर मुस्लिम लोग हैं, उनको भारत की नागरिकता देने की बात की। दरअसल जो ये जो सीए कानून है, यदि इससे पहले भी हमने क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस उसके जाने, या हमारे देश के अंदर 1951 के बाद जो हमारे देश के अंदर संवैधानिक डेवलपमेंट हमारे देश के अंदर रहा, उसके बारे में जान लिया। आज हम इस चर्चा के अंदर ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो सीए 2019 के अंदर जो पास हुआ, दरअसल उसकी जो कोशिश है वो एनडीए की सरकार ने या बीजेपी की सरकार ने बहुत पहले से ही शुरू कर दी थी। आज की इस चर्चा के अंदर हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में सीए की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, सीए की जरूरत क्यों पड़ी, वाई वाज द सीएए रिक्वायर्ड। ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसके जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखें, 1998 के अंदर 2004 के अंदर जब एनडीए की सरकार है, जिसके अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने भी एनआरसी के ऊपर या सीए के ऊपर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर हुए काफ़ी गंभीर रही और उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत सारे ऐसे सख्त कदम उठाए भी जो कि इसके लिए जो एक क्या थे, बेहतर थे। जैसे 2000 के अंदर उन्होंने पीपीए एक्ट लाया, 1920 के अंदर जो पीपीए एक्ट था 2000 के अंदर, उसके अंदर अमेंडमेंट किए। और इससे पहले जो 1920 की जो पीपीए एक्ट था, उसके अंदर जो पनिशमेंट की जो समय अवधि थी वह 3 साल थी, और अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार एनडीए की सरकार ने उसे 5 वर्ष किया गया। 2003 के अंदर जो सीए और 2004 के अंदर जो सीए, इलीगल माइग्रेंट्स कौन है, इसके या अवैध नागरिक कौन है, या उसके बारे में ये भी कहा गया था कि अवैध नागरिक के जो बच्चे, उनको भी नागरिकता नहीं दी जा सकती। ये भी एनडीए की सरकार के द्वारा ही किया गया। इसके साथ साथ जो अवैध नागरिक है उनको नेचुरलाइजेशन के माध्यम से भी नागरिकता नहीं दी जा सकती। हालांकि यूपीए की जब सरकार केंद्र के अंदर आती 2004 के अंदर, उस समय भी जो डॉक्टर मनमोहन सिंह यूपीए की सरकार के अंदर प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने संसद के अंदर स्वयं उस समय ये भाषण वक्तव्य दिया था, जो आज भी ऑन रिकॉर्ड है कि हमें रिलीजियस जो प्रोसिक्यूटेड है, जो खास करके बांग्लादेश की उन्होंने बात की, उन लोगों के हितों के लिए कुछ सोचना चाहिए और हमें उन लोगों के जो इंटरेस्ट का ध्यान रखना चाहिए। 2003 के अंदर क्या है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के जो रूल्स, उसके अंदर परिवर्तन किया गया। और 2004 के अंदर जो फॉरेनर्स एक्ट हमारे देश के अंदर 1940 का चल रहा था, उसमें जो पनिशमेंट की जो पहले उम्र थी वह क्या 2 साल थी। एनडीए की सरकार ने उसे 2 से बढ़ा के क्या है 18 साल कर दी गई। 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए की सरकार रहती है और यूपीए की सरकार के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एनआरसी, एनपीआर और सीए के ऊपर कुछ खास काम किया नहीं। उसके बाद 2014 के अंदर क्या है, हमारे देश के अंदर इलेक्शन होता है और पहली बार केंद्र के अंदर क्या है, फुल मेजोरिटी वाली जो बीजेपी जो की जो गवर्नमेंट बनती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, जिसका नेतृत्व केंद्र के अंदर क्या है अभी तक नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर भी ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि यदि हम सत्ता में आते हैं या हमें सरकार बनाने का मौका मिलता है, तो हम देश के अंदर अवैध जो नागरिक है
उनको क्या देश से बाहर निकालेंगे। अब वो जो हमारे देश के अंदर अवैध नागरिक, उनको देश से बाहर कैसे निकालें या उनको आइडेंटिफाई कैसे करें, इसके लिए महत्वपूर्ण कि हमारे देश के अंदर एनआरसी हो, नेशनल रजिस्टर सिटीजनशिप रजिस्टर हो, ठीक है। और तभी तो क्या है, हमारे देश से जो एनपीआर हो, नेशनल रजिस्टर सिटीजनशिप हो, जिससे ये पता लगे कि कौन हमारे देश का नागरिक और कौन हमारे देश का नागरिक नहीं है। परंतु जो सीए एक्ट है वह लोगों को नागरिकता देने वाला कानून है, ना कि नागरिकता छीनने वाला कानून। हालांकि अभी भी या खास करके 2019 के अंदर या 2020 के अंदर लोगों के बीच इस तरह की जो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत अधिक थी कि जो सीए कानून है वे लोगों की नागरिकता छीन लेगा, या बहुत सारे मिस कम्युनिकेशन जो गैप भारतीय लोगों के बीच रहा, उन्होंने ये मान लिया कि जो हमारे पास किसी के पास कागजात नहीं है या कागजात बह चुके हैं या फट चुके हैं, उनका क्या होगा। इस तरह की जो भ्रांति हुई क्या बिल्कुल निराधार थी। सीए जो कानून है वो दरअसल में नागरिकता देने वाला कानून है, ना कि किसी की नागरिकता छीनने वाला। इसके साथ साथ जो एनडीए की जो सरकार थी 2014 के अंदर, इसके इलेक्शन मैनिफेस्टो की हम बात कर रहे हैं, उसने ये कहा था कि हिंदू सिख जैन बौद्ध आदि जो बौद्ध आदि जो धर्मों के जो लोग हैं वो हमारे देश के अंदर आ सकते हैं, मतलब मुस्लिम धर्म को छोड़ के, ठीक है। मुस्लिम शब्द जो मैं यूज कर रहा हूँ ये एनडीए की जो सरकार है, बीजेपी सरकार के, उसके मैनिफेस्टो के अंदर था, ठीक है। 2016 के अंदर जो असम इलेक्शन था, उसके जो असम चुनाव के अंदर क्या सर्बानंद सोनोवाल जो असम के सीएम बने, चीफ मिनिस्टर बने, उन दोनों ने क्या है असम में जो अवैध नागरिकों को क्या है अपनी ये कहा कि जो असम के अंदर जो अवैध नागरिक है उन्हें अपनी नागरिकता को साबित करना होता है। अब फिर से हम 2000 के अंदर और 2004 के अंदर जो एक्ट के तहत नागरिकों को क्या है, अवैध नागरिकों को क्या जो सजा का प्रावधान है वह 5 साल कर दिया गया था। अवैध, इसके साथ साथ जो अवैध नागरिकों को भी नागरिकता देने की बात की जा रही थी इसके अंदर, परंतु सिर्फ गैर मुस्लिम लोगों को ही जो अवैध नागरिक है उनको नागरिकता दी जा सकती थी, बल्कि दी किसको जा सकती, जो कि गैर मुस्लिम, बल्कि मुस्लिम नहीं होना चाहिए, मुस्लिमों को नागरिकता नहीं दी जा सकती। अब हम यदि इसके बैकग्राउंड की बात करें, बैकग्राउंड ऑफ सीए 2016 2015 2016, इस जो इसके पृष्ठभूमि की बात है, इस नीति के जो इस पॉलिसी के जो तहत हमारे 6 धर्मों के जो लोगों को क्या है नागरिकता देने की बात की गई थी, जिसके अंदर हिंदू है, बौद्ध है, जैन, सिख, ईसाई और पार्शियन है। इसमें जो खास करके 3 देश हमारे जो पड़ोसी देश है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को क्या है ऊपर ही ये कानून लागू होगा। और इसकी जो समय अवधि रखी गई वह रखी गई 31 दिसंबर 2014, ठीक है। और ये कहा कि इन 3 देशों के अंदर गैर मुस्लिम धर्मों को छोड़ के या 6 धर्मों के लोगों को, जिसके अंदर क्या है हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई और पार्शियन का, यदि इन देशों के अंदर रिलीजियस प्रोसिक्यूशन इनका हो रहा है, धार्मिक उत्पीड़न हो रहा है, तो भारत के अंदर क्या है इनको नागरिकता देने का प्रावधान किया जा रहा था कि भारत सरकार क्या है उनको नागरिकता देने का काम करेगी, ऐसा केंद्र की सरकार का मानना रहा था। इसके लिए 2015 के अंदर जो पासपोर्ट रूल्स है उसको भी चेंज किया गया। पासपोर्ट रूल्स के अंदर भी हिंदू, जैन, बौद्ध, ईसाई, सिख और पार्शियन के साथ अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर जो 31 दिसंबर 2014 तक जो भारत आ गए हैं उनको पासपोर्ट रूल्स के अंदर भी स्पेशल प्रावधान, स्पेशल प्रिविलेज, उन्हें स्पेशल अधिकार इनको देने की बात की गई। इसके साथ साथ जो फॉरेनर एक्ट थे 2016 के अंदर, उसमें भी कुछ विशेष जो प्रोविजंस या अमेंडमेंट जो केंद्र की सरकार की, एनडीए की सरकार के, बीजेपी सरकार ने किए थे, ठीक है। नागरिकता संशोधन जो विधेयक 2016 की बात करें, इसके अंदर जो प्रावधान थे, एक तो इसमें अवैध नागरिकों की परिभाषा के अंदर क्या है, जो 6 धर्मों के जो लोग हैं, जो खास करके गैर मुस्लिम लोग थे, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोग थे, उनको अवैध नागरिकों की नागरिकता से क्या बाहर निकाला गया, महत्वपूर्ण है। इन 6 धर्मों के जो लोग थे और जो 3 देशों के थे, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ चुके हैं, उनको क्या है नागरिकता दे दी जा सकती है, उनको नागरिकता दी जा सकती है। लोकसभा में इसका बहुत अधिक विरोध हुआ उस समय भी, परंतु इस जो बिल को ये जॉइंट कमेटी को सौंपा गया और जॉइंट कमेटी ने क्या है इसमें
ये कहा कि जो इस धर्म विधेयक के अंदर क्या है, सीधे धर्म की बात की गई है। उस समय भी हमारे देश के अंदर खूब जोर शोर मचा। बहुत से जो संविधानविद थे या कानून के जानकार थे या संविधान के विशेषज्ञ थे, उन्होंने भी अपनी राय इस बिल के ऊपर दी, क्योंकि हमारा जो देश है एक सेकुलर देश है। परंतु जिस हिसाब से इस बिल को पेश किया गया था, ये लग रहा था कि हमारे देश के अंदर जो सेकुलरिज्म का जो एक फंडामेंटल या स्ट्रक्चर है, या उसको बेसिक स्ट्रक्चर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसको धराशायी करने की कोशिश की जा रही है। जिसमें सुभाष कश्यप जो संविधान के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने ये कहा था कि सरकार ये बेहतर होता यदि वह धर्मों की जगह क्या है, अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग करती, तो हमारे देश के अंदर बवाल मूवमेंट या आगजनी या जो हिंसक घटनाएं ना होती। ठीक है, यदि सरकार इसके अंदर अल्पसंख्यक का काम करती। बहरहाल इस जो बिल को जेपी कमेटी को सौंपा गया था, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी उसको कहते हैं, और जनवरी 2019 को क्या जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने इस बिल को क्या है पास कर दिया, और 8 जनवरी 2019 को क्या है जो ये बिल है ये लोकसभा से पास हो गया था। परंतु राज्यसभा के अंदर उस समय एनडीए की सरकार के पास स्पष्ट बहुमत नहीं था, और ये जो राज्यसभा के अंदर जो ये बिल है वो क्या है गिर जाता, और उसके बाद क्या है जो लोकसभा क्या है लोकसभा भंग हो जाती है, और लोकसभा भंग होने के साथ साथ क्या है सीए जो कानून था वो भी क्या हो जाता है समाप्त हो जाता है। और दोबारा जब 2019 के अंदर एनडीए की सरकार केंद्र के अंदर बनती है, उसने फिर से सीए के ऊपर जो काम करना क्या शुरू कर दिया था। यदि हम फिर से असम के पहलू को यहाँ पे टच करें, तो जो असम के अंदर जो पहले पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल इसमें आता था, ठीक है, जिसके अंदर आज का जो बांग्लादेश है, नागालैंड था, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम और मेघालय, ये पूरे के पूरे जो प्रदेश है ये एक समय के अंदर असम का ही हिस्सा हुआ करते थे। परंतु मणिपुर और जो त्रिपुरा जो राज्य थी, ये पहले से ही केंद्र शासित प्रदेश थे और असम से क्या ये बाहर थे। यदि असम समझौते को हम फिर से टच करें, जो असम समझौते 1985 के अंदर हुआ था, इसके अंदर जो कट ऑफ डेट रखी थी 25 मार्च 1971 रखी थी। 25 मार्च 1971 के बाद भारत के अंदर जो भी व्यक्ति पड़ोसी मुल्क या खास करके बांग्लादेश से आया है, उनको क्या है डिटेन किया जाएगा, उनको डिलीट किया जाएगा, उनको क्या है डिप्यूट किया जाएगा, उनको वापस भेजने का काम या देश से बाहर भेजने का काम किया जाएगा। ये जो असम अकॉर्ड हुआ था 1985 के अंदर, उसके बीच एक मुख्य शर्तें रखी गई थी। जैसे ये जो कानून है वो लागू हुआ, जो नॉर्थ साउथ के अंदर जो उत्तर पूर्व के अंदर जो ऑपोजिशन का जो दौर है वो विरोध का दौर क्या शुरू हो गया था। ये एजिटेशन ऑफ नॉर्थ साउथ के अंदर बहुत बड़ा जो गैप ये था कि लोगों के बीच क्या है इसके बारे में जो समझ है वह सही समझ नहीं थी, या सरकार के द्वारा भी ऐसा हो सकता है कि जो कम्युनिकेशन जो गैप है वह सरकार के लेवल पे भी बहुत अधिक रहा, जिस कारण क्या जो लोग हैं इस बात को आसानी से नहीं समझ सके। असम की जो समस्या रही है, खास करके जो बांग्लादेश से जितने भी जो अवैध लोग आए हैं वे उत्तर पूर्व के जो राज्य है, और उत्तर पूर्व के राज्यों को ये उत्तर पूर्व के राज्यों के अंदर इन्होंने रहना शुरू कर दिया। और उत्तर पूर्व के जो राज्य है जो कि एक समय के अंदर असम का ही हिस्सा हुआ करते थे, असम को तो क्या है एक समय तो ये बर्मा का हिस्सा था, परंतु जो अंग्रेजी सरकार ने 1826 के अंदर क्या है एक लड़ाई के द्वारा असम को भी अपने साम्राज्य के अंदर मिला दिया था। और असम के अंदर जो प्राकृतिक संसाधनों की भरमार थी, प्राकृतिक संसाधनों को सही रूप से यूटिलाइजेशन करने के लिए, या असम के अंदर खास करके जो चाय के बागान थे उन बागानों के अंदर काम करने के लिए जो ब्रिटिश जो सरकार थी या अंग्रेजी हुकूमत उस समय हमारे देश के अंदर कायम थी, उन्होंने मजदूरों को क्या असम से बाहर के लोगों को, जो असम के लोग नहीं थे मतलब बाहरी राज्यों को असम के अंदर ले जाना शुरू कर दिया था। और 1931 की जो जनगणना हुई, 1931 की जनगणना ने भी ये कहा था कि असम के अंदर जो असम के जो मूल लोग हैं वे क्या अल्पसंख्यक के अंदर आ गए, और असम से जो बाहर के जो लोग हैं जो असम के अंदर रह चुके हुए क्या है मेजोरिटी के अंदर या बहुसंख्यक के ऊपर रूप में उन्होंने अपना ध्यान स्थान बनाना शुरू कर दिया है। यहाँ से जो असम की जो समस्या थी उसके जो सन ऑफ द सॉइल्स का जो मूवमेंट या सन ऑफ द सॉइल्स का जो नारा वो भी असम से ही शुरू हुआ था। ठीक है, उन्होंने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, उन्होंने अपनी गरिमा को बचाने के लिए, ताकि असम की प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर, असम के राजनीति के अंदर, समाज के ऊपर या रोजगार के अंदर क्या असम के लोगों का ही ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिले, इसके लिए उन्होंने असम के अंदर क्या है एक तरह का नया तरह का जो मूवमेंट है
असम के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने शुरू कर दिया था। और जिस कारण हमें मालूम है कि जो केंद्र की सरकार ने एक असम अकॉर्ड भी 1975 के अंदर होता है, और जिसके अंदर जो कट ऑफ डेट है जो 25 मार्च 1971 के बाद जो बांग्लादेश से असम के अंदर आया उन लोगों को उनका जो नाम है वो वोटर लिस्ट से डिलीट किया जाएगा, उनको डिप्यूट वापस भेजा जाएगा, उनको डिटेन किया जाएगा, उनको बंद कर दिया जाएगा। ये भी जो क्या है एक असम अकॉर्ड के अंदर क्या मुख्य आंदोलनकारियों की भी और सरकार और आंदोलनकारियों के बीच भी एक अच्छी समझ बनी थी, ठीक है। परंतु उन्हें जो बाहर भेजने की जो बात है वह किसी भी बाहर भेजने की जो बात है, जो सीए एक्ट था 2019, ये जो तीन देश है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, वहाँ के जो गैर मुस्लिम लोगों या जो 6 धर्मों के जो लोग हैं उसमें ये बात कहा गया था कि उनको क्या भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। और इसके अंदर जो कट ऑफ जो डेट है वो 31 दिसंबर 2014 रखी गई। 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी लोग भारत के अंदर आ चुके हैं जो कि मुस्लिम नहीं है, 6 धर्मों से संबंधित रखते हैं, उन लोगों को क्या है भारत की नागरिकता देने का काम जो क्या है केंद्र की सरकार के द्वारा कर दिया जाएगा। इसके अंदर ये कहा गया है। नागरिकता संशोधन जो अधिनियम था सीए 2019 के जो की बात करते हैं, इसके जो प्रावधान थे या खास करके जो 2016 के अंदर जो प्रावधान थी, जैसे 2019 के जो प्रावधान थे, एक तो जो अवैध नागरिकों की परिभाषा से के हमारे देश के अंदर जो अवैध नागरिकों की जो परिभाषा गढ़ी गई थी, अवैध नागरिकों की परिभाषा से जो 3 हमारे पड़ोसी देश है जिसके अंदर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश को रखा गया था, और इसमें गैर मुस्लिम धर्मों के लोग जो 6 धर्मों के जो लोगों को इसके अंदर जगह दी गई थी, उनको क्या है जो 31 दिसंबर 2014 तक से पहले भारत के अंदर आ चुके हैं, उन्हें क्या है अवैध नागरिकों की परिभाषा से क्या बाहर निकालने का काम किया गया। सेकंड, इन 3 देशों के अंदर जो गैर मुस्लिम लोग थे या 6 धर्मों से संबंध रखने वाले जो लोग थे, उनमें से क्या है उनको क्या है धर्म के आधार पे क्या है भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, ये भी प्रावधान किया गया था। और 2019 के अंदर ये कहा गया कि नागरिकता के संबंध में जो डेट ऑफ एंट्री को ही माना जाएगा, डेट ऑफ एंट्री को ही माना जाएगा, जिसका ये मतलब होता है कि जो 6 धर्मों में से यदि किसी भी एक धर्म का जो व्यक्ति हो उसे उसके जो अवैध उसके माता पिता है, मतलब अवैध नागरिक है जो 6 धर्मों में से एक धर्म से संबंध रखते हैं और वो 3 पड़ोसी मुल्कों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से है और मुस्लिम धर्म से संबंध नहीं रखते, उनको उनके बच्चों को क्या नागरिकता देने का जो प्रावधान है ये इस कानून के तहत कर दिया गया था। एक दो सेकंड, जो नेशनलाइजेशन के तहत हमें मालूम है कि नेशनलाइजेशन के तहत भी हमारे देश के अंदर क्या है जो नागरिकता देने का प्रावधान है, इसके जो समय अवधि जो रखी गई थी वह 5+1 साल रखी गई, मतलब 5 साल हमारे देश के अंदर उसने निवास किया और पिछले 1 साल से क्या लगातार क्या हुआ है हमारे देश के अंदर रह रहा हो। जबकि जो पहले ये जो शर्त थी वो 11+1 थी, मतलब 11 साल क्या है रहना होना चाहिए और पिछले 1 साल से क्या हुआ हमारे देश के अंदर होना चाहिए। इसकी जो समय अवधि है वह 5+1 साल कर दी गई, जो कि पहले 11+1 साल थी। इसके साथ जो 3 देश थे, जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के से जो व्यक्ति इन 6 धर्मों से जो संबंध रखता था उनके ऊपर जितने भी अवैध नागरिकता के जो केस चल रहे थे इससे पहले वे क्या सारे के सारे के केस क्या हो जाएंगे समाप्त हो जाएंगे। और इस एक्ट के तहत जो नॉर्थ ईस्ट के लिए ये भी प्रावधान किया गया कि नॉर्थ ईस्ट के जो एक तो जो 6ठी अनुसूची के जो राज्य हैं और इनर लाइन परमिट वाले जो राज्य हैं उनके लिए ये प्रावधान किया गया कि जो 6ठी अनुसूची वाले राज्य और जो इनर लाइन परमिट के जो राज्य उनके ऊपर सीए कानून लागू नहीं होगा। अब हम सीए का जो कानून या जो संविधान की जो 6th शेड्यूल है जिसके अंदर ये कहा गया था कि जो इनर लाइन परमिट वाले जो राज्य या जो 6th शेड्यूल वाले राज्य है उनके उसके अंदर सीए एक्ट लागू नहीं होगा या उसके बारे में बात कर रहे हैं। जो 6th शेड्यूल की जो बात है वो संविधान का एक जो आर्टिकल है आर्टिकल 244 आर्टिकल है और भाग 10 के अंदर इसका जिक्र किया गया है, जिसके अंदर जो बरदौली जो कमेटी बनाई गई थी और बरदौली कमेटी का ये काम था कि वो इस बात की जांच पड़ताल करे कि उत्तर पूर्व के राज्यों के लिए क्या प्रावधान किया जा सकता है।
इनको क्या, जो इनका जो शेड्यूल एरिया के लिए क्या है, हमारे संविधान के अंदर भी कुछ स्पेशल जो प्रिविलेजेस या स्पेशल जो विशेष जो प्रावधान है इनके लिए किए गए हैं, जिसके लिए इन राज्यों के अंदर क्या, जो छठी अनुसूची के जो राज्य या इनर लाइन परमिट वाले जो राज्य, इनके लिए एडीसी दी गई है। एडीसी को बोलते हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बोलते हैं। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को क्या, ये तीनों तरह के कार्य करती है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी भी। और एडीसी के ऊपर न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका का जो कानून है उनके ऊपर लागू नहीं होते। ये अपने आप में क्या है, ऑटोनोमस बॉडी होती है। अब जो ये सीए जो कानून में, एक तो सिक्स शेड्यूल जो हमारे संविधान के अंदर है, जो छठी अनुसूची है उसके ऊपर लागू नहीं होता है। और जो छठी अनुसूची के खास करके जो 4 राज्य है, जिसके अंदर असम का कुछ हिस्सा आता है, मिजोरम है, त्रिपुरा और मेघालय के अंदर क्या है, छठी अनुसूची क्या है, वो लागू है। और इन राज्यों के अंदर क्या है, एडीसी भी काम कर रही है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी काम कर रही है। यदि असम की हम बात करें तो असम के अंदर क्या है, जो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के अंदर जो दिमा, असाव और वा कार्बी ओंगलोंग, ये तीनों एडीसी के अंदर काम कर रही है, ये एडीसी के अंदर है। और त्रिपुरा के अंदर केवल एक ही जिला त्रिपुरा टेरिटोरियल ऑटोनोमस काउंसिल है, जो कि त्रिपुरा का लगभग 70% जो हिस्सा है या जो एरिया है उसको कवर करने का काम करता है। और मिजोरम के जो 3 क्षेत्रों के अंदर एडीसी काम कर रही है, जिसके अंदर चकमा, लाई और मारा, ये है। इन तीनों राज्यों के अंदर भी क्या है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या है, काम कर रही है, जिसको क्या स्पेशल प्रिविलेज है। और इन राज्यों के ऊपर क्या, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के भी जो नियम, कायदे, कानून क्या लागू नहीं होते। मेघालय के जो 3 राज्य, जिसके अंदर गारो, खासी और जांतिया के अंदर क्या है, एडीसी काम कर रही है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल काम कर रही है। और मेघालय के जो शिलोंग को छोड़कर क्या है, मेघालय का तो पूरा का पूरा जो 100% जो हिस्सा है वो है एडीसी के अंदर है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर आता है, जो कि इसका मतलब है कि वहाँ पे भी जो सीए जो कानून है वो लागू नहीं किया जा सकता। आईएलपी, जिसको हम बोलते हैं इनर लाइन परमिट, 1826 के अंदर जो क्या है, इंडो बार्मी वॉर हुआ था, इंडो बर्मा युद्ध हुआ था, जिसके क्या, जो ब्रिटिश का जो कब्जा है, और जिसके कारण क्या है, बर्मा के ऊपर भी ब्रिटिश का कब्जा हुआ था। और 1826 के जो असम के अंदर या आज का जो बांग्लादेश है, आज का जो बांग्लादेश है, जो बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मेघालय व मिजोरम को भी इसके अंदर शामिल किया गया था। 1873 के अंदर क्या है, दी बंगाल ईस्ट फ्रंटियर रेगुलेशन लाया गया था, ठीक है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ये और इन क्षेत्रों के अंदर क्या है, जाने के लिए क्या है, यदि इन क्षेत्रों के अंदर जाने के लिए बाहर के व्यक्ति को जाना होता था तो वहाँ के जो प्रशासन था, वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन था, उससे आज्ञा लेनी पड़ती थी, उससे परमिशन लेनी पड़ती थी। और आज़ादी के बाद भी जो ये कानून है वह लागू रहा। खास करके अरुणाचल प्रदेश के अंदर आईएलपी इनर लाइन परमिट था। कुछ एक जो क्षेत्र है कुछ एक जो क्षेत्र है इनर लाइन परमिट के दायरे में रखा गया था। नागालैंड का जो डिमापुर को छोड़कर क्या है, नागालैंड का जो पूरे राज्य के अंदर क्या है, आईएलपी इनर लाइन जो परमिट है वह भी आज लागू है। मिजोरम का जो 100% जो इलाका है या जो क्षेत्र है वो क्या है, इनर लाइन परमिट के दायरे के अंदर आता है, ठीक है। और 2019 का जो सीए जो कानून है वह भी इस बात का प्रावधान करता है कि जो एक तो संविधान की छठी अनुसूची और भारत के ऐसे राज्य जहाँ पे इनर लाइन परमिट का जो प्रावधान है वो लागू है, वहाँ पे सीएए जो कानून है वो लागू नहीं होगा। इसलिए हमारी जो चर्चा का जो ये मुख्य विषय रहा कि लोगों के बीच क्या है, एक सही समझ बने, लोगों तक सही समझ बने कि वह कानून को समझ सके कि कानून के अंदर क्या लिखा गया है। दरअसल होता क्या कि हम लोगों को क्या है, कानून के बारे में, जो सरकारें कानून बनाती है उसकी कानून की पेचीदगियों के बारे में या कानून की कानूनी बातों को लेके हमारे के अंदर जो समझ है वो अधिक स्टिक नहीं होती, और इसलिए हम बहुत आसानी से अन्य के बहकावे के अंदर हम आ जाते हैं। जब ये जो कानून बना, जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जिस तरह से जो डिस्प्यूट जो चला है, यदि उस डिस्प्यूट्स को ख़त्म करना है या उत्तर पूर्व के विवादों का समाधान हमने निकालना है तो सॉल्यूशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट
डिस्प्यूट्स की हम बात करें, जिसके अंदर अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, मणिपुर में है, इनके अंदर तो ILP है लागू है, इनर लाइन परमिट लागू है, इसलिए वहाँ तो CA जो एक्ट है वह तो लागू नहीं हो सकता। ये जो राज्य हुए तो CA कानून से क्या पूरी तरह से मुक्त है। त्रिपुरा का भी जो 60% जो इलाका है वहाँ पे भी क्या है, ADC है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, और IP वहाँ भी क्या है, क्या हमारा ILP इनर लाइन परमिट का प्रावधान लागू है, और ये संविधान के 6 शेड्यूल के अंदर भी है। ये उन्हें भी किसी भी बात की जो चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन राज्यों के अंदर चिंता क्यों करनी, क्योंकि संविधान कानून के अंदर ही लिखा गया है कि इन राज्यों के अंदर क्या है, इन क्षेत्रों के ऊपर CA जो कानून है वो लागू नहीं हो सकता। और मेघालय के अंदर जो 3 हिस्सों व शिलोंग को छोड़कर मेघालय का जो पूरा जो 100% जो इलाका है वह संविधान की 6ठी अनुसूची के अंदर आता है, और वहाँ पे ADC भी काम करिए, और इनर लाइन परमिट की भी वहाँ पे जरूरत रहती है। और मिजोरम के अंदर भी क्या है, हमारी इनर लाइन परमिट और 6ठी अनुसूची क्या है, लागू है। इसलिए ये जो सारे के सारे जो क्षेत्र है वे भी CA के जो भय का जो वातावरण हमारे देश के अंदर जो बना उस समय खास करके, या अभी भी ये क्या भय के वातावरण से पूरी तरह से क्या है, मुक्त है। असम के अंदर क्या है, बोडो, दीमा और हसाव व जो कार्बी ओंगलोंग के जो हिस्से हैं वे क्या है, 6ठी अनुसूची के अंदर है। और परंतु जो 60% जो हिस्सा है असम का है वह 6 शेड्यूल के अंदर, मतलब असम का लगभग 80% जो हिस्सा है वह 6 शेड्यूल संविधान के 6ठी अनुसूची के अंदर है। मतलब असम का जो 60% का जो हिस्सा है उसे भी इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि उन प्रदेशों के अंदर भी CA लागू होगा, जबकि इन प्रदेशों के ऊपर CA लागू नहीं होगा, क्योंकि कानून के अंदर ही ये बात लिख दी गई है, ठीक है। और मणिपुर के अंदर क्या है, हमारा क्या है, ILP लागू है, इनर लाइन परमिट लागू है, परंतु जो मणिपुर के अंदर क्या है, इस बात का ध्यान रखना, मणिपुर के ऊपर 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती। 6ठी अनुसूची लागू ना भी होती परंतु ILP वहाँ पे लागू है, इसलिए जो क्या है, मणिपुर की CA के भेद से क्या है, ये पूरी तरह से मुक्त है। 2019 का जो CA जो कानून है, जो असम का जो 60% का जो हिस्सा है उसके ऊपर लागू हो रहा है। इसलिए जो असम के अंदर क्या हमें जो विरोध जो प्रदर्शन है वो देखने को मिलता है, बाकी राज्यों के अंदर क्या है उस हिसाब से हमें विरोध प्रदर्शन देखने को नहीं मिलते। अब बात कर लेते हैं जो CA जो कानून है वो कब कब लागू होगा, ठीक है। व्हेन विल CA बी अप्लाइड। आज के समय में जो CA जो कानून है वो लागू हो चुका है, उसने कानून काम करना शुरू कर दिया है। 10 दिसंबर 2019 को क्या है, और 11 दिसंबर 2019 को क्या है, जो CA जो कानून था लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ था, और उसके बाद क्या है, उसके ऊपर राष्ट्रपति ने भी अपनी मंजूरी दे दी थी, और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद क्या है, ये जो CA जो कानून है इसने कानून का रूप धारण कर लिया था, और उसके बाद क्या है, इसको नोटिफाई भी कर दिया गया था, ठीक है। जिसके तहत क्या है, 10 जनवरी 2020 से क्या है, जो CA हमारे देश के अंदर लागू हो गया था, परंतु जो इसके जो रूल्स थे, जो इसके नियम कायदे कानून थे वह नहीं बन पाए थे। परंतु मार्च 2024 के अंदर क्या है, आज के समय के अंदर क्या है, CA के ऊपर क्या है, रूल्स भी बनने शुरू हो गए। इसका मतलब कि ये जो कानून है इसने अपना काम अब करना शुरू कर दिया है। अब आज की इस अंतिम चर्चा के अंदर अब हम ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि CA कानून को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर इसको चैलेंज तो जरूर किया गया, क्या सर्वोच्च न्यायालय के अंदर ये कानून टिक पाएगा या ना टिक पाएगा। हालांकि मैं अपनी तरफ से ये स्पष्ट कर दूं, मैं अपनी राय इस पे नहीं दे सकता कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर ये कानून टिक पाएगा या ना टिक पाएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस कानून को संविधान के तहत ये कहेगा कि जो सरकार के द्वारा कानून बनाया गया ये संविधान के तहत है, या माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये कहे कि ये कानून जो संविधान के तहत नहीं है। परंतु मैं आपके समक्ष दोनों पहलुओं को रखने की कोशिश करूंगा, पक्ष के अंदर भी और विपक्ष के अंदर भी। अब ये मुझे नहीं मालूम कि सर्वोच्च न्यायालय अपने डिसीजंस के अंदर क्या कहता है, या सर्वोच्च न्यायालय ज़्यादा एक्टिव रूप से काम करता है या किस नज़रिए से काम करता है। परंतु मैं तो एक जितनी मेरी जो समझ है संविधान के बारे में और कानून के बारे में मेरी समझ है उसके ऊपर बात करने वाला हूँ। दरअसल जैसे ही जो ये कानून है 2019 के अंदर
सीए जो कानून है ये लागू होता है, और राष्ट्रपति ने भी अपनी मंजूरी देने के बाद क्या है, जनवरी 2020 के अंदर ये जो कानून बन गया था, उसके बाद क्या है, बहुत सारे जो लोग जिनका ये मानना था ये जो कानून बनाया गया ये गैर संवैधानिक है, ये संविधान के आधारभूत सिद्धांत के खिलाफ है, वो बहुत सारे लोग हैं वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय चले गए। तो उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में क्या है, जिन बातों को लेकर अपनी पेटिशंस दायर की उसका हम उल्लेख कर लेते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय के अंदर इस पे जो सुनवाई के लिए 3 जजों की जो बेंच है वह बिठाई गई थी। और बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि ये जो मामला ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इसकी हेयरिंग करेंगी, इसकी सुनवाई करेंगी। और हमें मालूम है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर सुप्रीम कोर्ट के कम से कम 5 जजेज होते हैं, और इस केस का जो निपटारा है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच करेंगी। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि अभी जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय थोड़ा व्यस्त है, और समय आने पर क्या है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के माध्यम से सुनवाई जरूर करेगा। हालांकि अभी तक इसके ऊपर जो सुनवाई है वो शुरू नहीं हुई है। यदि हम सीए के विरोध के अंदर तर्क दें, तो ऐसे लोग जो ये बात करते हैं जो सीए जो कानून है वो संविधान के खिलाफ है, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, उनका ये मानना है, उनके पास जो मजबूत आधार है इस कानून के विरोध करने का, एक है आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, जो एक फंडामेंटल राइट्स है हमारे देश के अंदर है, और फंडामेंटल राइट्स का जो जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट 3 के अंदर किया गया है, जिसका जो वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के बीच किया गया। और अनुच्छेद 12 ये कहता है यदि नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो कोई भी नागरिक अनुच्छेद 32 का सहारा लेके सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और अनुच्छेद 226 का जो सहारा लेके वो हाई कोर्ट जा सकता है। और माननीय हाई कोर्ट और माननीय सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 13 का सहारा लेता है, और अनुच्छेद 13 के अंदर ये लिखा गया है कि सरकार के द्वारा कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जो कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो। यदि सरकार के द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो, तो उस कानून को क्या है माननीय सर्वोच्च न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय क्या है उस सीमा तक उस कानून को खारिज कर देती है जिस सीमा तक वह जो कानून है वो नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स का क्या वायलेशन कर रहा है। तो एक जो पहला जो तर्क है ये उन लोगों के पास है जो सीएए कानून का क्या विरोध काम कर रहे हैं। उनका ये मानना है ये जो कानून है ये कानून क्या है लोगों के बीच क्या है भेदभाव करता है, क्योंकि 3 पड़ोसी जो मुल्क है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये क्या है धर्मों के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करता है, इसलिए जो ये कानून है वो क्या गैर संवैधानिक है। दूसरा उनका ये मानना है जो इसके क्रिटिसाइजर्स हैं कि हमारा जो देश है एक सेकुलर देश है, हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष देश का मतलब होता कि ऐसा देश जहाँ पे धर्मों के आधार पर लोगों के बीच किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, और राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होता। राज्य के नज़र में सभी धर्मों के जो व्यक्ति है वे एक समान होते। राज्य किसी भी धर्मों के निजी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती। राज्य ना तो किसी धर्म को प्रमोट करने का काम करती है और ना ही राज्य किसी धर्म को अवनति की ओर ले जाने का काम करती है। और आलोचकों का यह मानना है कि जो सीए जो कानून है ये धर्म के आधार पर नागरिकता देने की बात करता है, इसलिए ये जो कानून है ये संविधान के खिलाफ है। और माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय है उससे बम्बई मामले के अंदर ये कहा था कि जो धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान का क्या है आधारभूत ढांचा है। और आधारभूत जो ढांचा का जो केस हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार 1973 के अंदर केशवानंद भारती मुकदमे के अंदर दिया था, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि जो संविधान के जितने भी आधारभूत ढांचे हैं बेसिक स्ट्रक्चर है उसको परिवर्तित करने के लिए केंद्र की जो सरकार है या राज्य की सरकार है किसी भी तरह का कोई कानून नहीं बना सकती है। ठीक है, नेक्स्ट जो इनका थर्ड जो लॉजिक है जो इस कानून का विरोध कर रहे हैं वे कहते हैं अंडर इंक्लूसिविटी, मतलब अल्प समावेशी कहते हैं। उनका ये मानना है कि ये जो कानून है ये अपने आप में अपर्याप्त है, क्योंकि इसके अंदर क्या है जो पर्याप्त व्यक्तियों को शामिल नहीं किया गया है। क्योंकि एक तो 3 देशों के नागरिकों को इसके अंदर रखा गया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को ही रखा गया है। और एक जो इसमें क्या गैर मुस्लिम धर्मों को छोड़ के 6 जिन धर्मों को जो चुना गया है और उनके जो प्रोसिक्यूशंस का जो कारण इस पे माना गया है धार्मिक उत्पीड़न। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ धार्मिक उत्पीड़न की वजह से जो व्यक्ति है
वह प्रताड़ित हो, वह शोषित हो, बल्कि बहुत से ऐसे अन्य कारण भी हो सकते हैं जिससे जो व्यक्ति है उत्पीड़ित होता है या वह शोषित होता है, जिसका जो जिक्र है या जिसको जो आइडेंटिफाई करने का जो काम है वो केंद्र की सरकार ने नहीं किया है। ऐसा उन लोगों का मानना है जो कि इस कानून को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर क्या है चैलेंज किया है, या ये मानते हैं कि जो सीए जो कानून है वो क्या है गैर संवैधानिक है। अब यदि इस केस का पक्ष लेना है, मतलब सीए का जो पक्ष लेना है या जो सरकार का जो, मुझे नहीं मालूम, जो सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर अपना पक्ष रखेगी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने सरकार जरूर ये कहेंगी कि ये जो कानून है अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन नहीं करता, ठीक है। क्योंकि वास्तव के अंदर जो अनुच्छेद 14 तो समानता की जो बात करता है, ठीक है। हालांकि जो पूरी दुनिया के अंदर एक तरह की जो समानता वो तो कहीं नहीं हो सकती और ना ही पॉसिबल है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी ये कहा है यदि हमारे देश के अंदर क्या लॉजिकल जो इनइक्वालिटी है, जो तार्किक असमानता है, वह लॉजिकेबल मतलब रीजनेबल रह सकते, मतलब रीजनेबल ठीक है। दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी मुल्क नहीं है जहाँ पे क्या पूरी तरह से समानता हो। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई बार ये कहा कि जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्या है, जो तार्किक वर्गीकरण क्या है वह किया जा सकता है। इस बात को क्या है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस बात को क्या स्वीकार किया है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये भी कह रहा है कि जो रीजनल क्लासिफिकेशंस है, जो तर्क संगत वर्गीकरण के लिए क्या है उसने दो बातों को इसके अंदर रखा है। एक तो इंटेजेबेलिया, ठीक है, इसको बोलते हैं बोधगम्य, जो आपका यदि आप डिफरेंस भी कर रहे हो तो क्या होना चाहिए बोधगम्य होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए रैशनल होना चाहिए, वो क्या है तार्किक संबंध इसके अंदर होना चाहिए। और जो नेक्स्ट ये जो प्री अजम्पशन, इस केस से संबंधित यदि हम प्री अजम्पशंस की बात करें तो प्री अजम्पशन के सामने भी सरकार के पास ये पॉजिटिव पॉइंट रह सकता है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये मान लेता है कि जो भी व्यक्ति शिकायत करता है का न्यायालय की तरफ से ये मान लिया जाता है कि जो शिकायत करता है, जो उसने जो शिकायत की है वो गलत है, और शिकायतकर्ता ने ये साबित करना होता है कि सरकार के द्वारा जो कानून बनाया गया है वो क्या है गलत है, ठीक है। इसलिए प्री अजम्पशंस के माध्यम से सरकार के लिए क्या है जो पॉजिटिव जो संकेत है इसके अंदर भी जरूर मिलता है, ठीक है। क्योंकि शिकायतकर्ता के लिए ये साबित करना इतना आसान नहीं है कि वो इस बात को साबित कर दें कि जो ये कानून है वो क्या है समानता के खिलाफ है। इसके साथ साथ जो सरकार के द्वारा जो क्लासिफिकेशंस की गई है वे जो क्लासिफिकेशन है वो 100% सही हो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी इस बात को मानता है। और अफगानिस्तान की बात हो या पाकिस्तान की बात हो या बांग्लादेश की बात हो, यहाँ पे जो धार्मिक उत्पीड़न की जो बात है वो केंद्र सरकार कर रही है, वहाँ के अंदर जो अल्पसंख्यक है वो है, क्योंकि इन अल्पसंख्यक व्यक्तियों के ऊपर क्या है उत्पीड़न होने की संभावना अधिक रहती है। और इन देशों के अंदर क्या है इन तीनों के जो हमारे मुल्क के हमारे पड़ोसी जो देश है मुल्क है, इनका जो राजकीय जो धर्म है वो है सभी तीनों देशों का क्या है इस्लाम है। इसलिए जो इस्लाम धर्म को जो मानने वाले जो लोग हैं उनका जो वहाँ पे धार्मिक उत्पीड़न हो ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। इसलिए एक तो इस कानून का जो उद्देश्य है वह नागरिकता देना है, ना कि नागरिकता छीनना। दूसरा सेकुलर की बात करें, धर्मनिरपेक्षता की बात करें, हमारे देश के अंदर जो धर्मनिरपेक्षता का जो सिद्धांत है वह सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत काम करता है। हमारे देश के अंदर सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता के संबंध में फ्रांस जैसा मॉडल नहीं हमारे देश के अंदर क्या है, बल्कि हमारे देश के अंदर क्या है सकारात्मक स्वतंत्रता है। हमारे देश के अंदर जो संविधान का अनुच्छेद 29 और 30 के अंदर क्या है धार्मिक जो अल्पसंख्यक है उनको भी क्या है मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इसलिए ये मान लेना कि ये क्या है धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, ये बात भी सही नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय कितना इस बात को लेता है कितना नहीं लेता है इसके ऊपर नहीं कहा जा सकता, परंतु ये जो पक्ष है सर्वोच्च न्यायालय के सामने जरूर रखा जा सकता है। इसके साथ जो हमारे पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी मुल्क के जो नागरिक हैं उनको विशेष प्रावधान इसके अंदर किया गया है। और ऐसा नहीं कि जो विशेष प्रावधान ये केंद्र की सरकार ने पहली बार किया है, ये तो नेहरू लियाकत जो समझौता 1950 के अंदर हुआ था उसके अंदर भी क्या है ऐसी विशेष छूट देने की जो बात है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इससे पहले जो मैडम इंदिरा गांधी ने किया है, युगांडा के अंदर जो भारतीय के ऊपर अत्याचार हो रहे थे तो मैडम इंदिरा गांधी ने भी क्या है
युगांडा से आए भारतीयों को क्या है भारत की नागरिकता देने का काम किया था। इसके साथ यदि अंडर इंक्लूसिविलिटी की बात की जाए कि अल्प समावेशी है, इसके अंदर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश को ही रखा गया है। तो ये जो तीन मुल्क है इनका जो राजकीय जो धर्म है ये जो है वो इस्लाम है। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि जो ऐसा मुल्क जो इस्लाम धर्म को मानता है, इस्लाम उसका राज्य के धर्म है, वहाँ पे इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों के साथ क्या है धार्मिक रूप से उनका उत्पीड़न नहीं हो सकता है। ये भी जो बात है वो भी क्या है सही है, मान्य सर्वोच्च न्यायालय इस बात को भी जरूर मानेगा। इसके साथ कहा कि धार्मिक उत्पीड़न ही क्यों लिया, दरअसल ये भी अपने आप में क्या एक मजबूत आधार नहीं है, क्योंकि समय और परिस्थितियों के अनुसार बहुत सारे जो बाकी रूल्स है वो भी अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। इसलिए कि इसको भी हम क्या है प्रोग्रेसिव इंक्लूसिविटी की तरफ क्या है उसको मानना चाहिए। इसलिए जो अगला पॉइंट था कि 6 धर्मों को ही क्यों लिया, इसके अंदर एक तो जो ये 3 पड़ोसी मुल्क है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, वहाँ का जो धर्म वो है मुस्लिम धर्म है, और जो अल्पसंख्यक क्या है ऐसे व्यक्ति जो गैर मुस्लिम व्यक्ति है जो मुस्लिम धर्म को नहीं मानते हैं। ठीक है, इसलिए यदि अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान के अंदर क्या है 1% यहूदी धर्म के लोग यहूदी का धर्म के या वो यहूदी धर्म को क्या है 1% के लोग हैं, और आज तक वहाँ पे एक भी ऐसा केस नहीं आया जो कि वहाँ पे उत्पीड़न का केस रहा हो। अब 31 दिसंबर 2014 को डेट क्यों माना गया, ये भी कोई जो मजबूत आधार क्या है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने नहीं है। ठीक है, अब मैं अपनी राय नहीं देता, हालांकि मैंने दोनों पक्ष की जो राय है विपक्ष के अंदर और पक्ष के अंदर भी क्या है आपके सामने जरूर रखा है। आज की इस चर्चा को हम यहीं पे समाप्त करते रहो। अगले चर्चा के अंदर क्या है हम फिर से सीए के ऊपर CAA जो कानून है उसके ऊपर फिर से चर्चा जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।